हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आज ये लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। सो इट विल बी बेस्ड ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ टॉपिक्स यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, एंड दैट विल बी द कंप्लीशन। सो ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं अभी, लाइक 5 या 6 लेक्चर और आएंगे और आपका यूनिट 2 यूनिट 3 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सो यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक दैट इज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। सो अभी तक तुमने फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है, दैट इज ड्यू टू एलएस कपलिंग। अब यहाँ पे आया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, मतलब जो फाइन स्ट्रक्चर आया था उसका भी एक और कंपोनेंट दिखेगा। लाइक आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन भी काफी लाइन से मिलके बनी है। अगर आप इसे जूम करके देखोगे, इसे अगर मैं जूम करता हूं तो ये एक लाइन भी बहुत लाइन से मिलके बनी है, बारीक बारीक लाइंस है। और इनके बीच का गैप कितना है, मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर स्केल पे बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर, इतना कम डिफरेंस है इसके अंदर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर फाइन। अगर ये फाइन स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर को मैंने जूम किया, जूम करने के बाद मुझे क्या मिला, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो फाइन स्ट्रक्चर मुझे क्यों मिला था, एल और एस की कपलिंग के कारण। एल और एस की कपलिंग हुई, एल और एस ने मिलके जे बनाया, तो मुझे एक फाइन स्ट्रक्चर मिला। अब इस फाइन स्ट्रक्चर को जब जूम किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, तो मुझे पता लगा ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन मुझे दिख रही है ये एक्चुअल में एक नहीं है, इसमें 4 या 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जिनका बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हमने बोल दिया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। बट इस हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की भी तो कुछ एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। कैसे एक्सप्लेनेशन होगी, दिस इज आवर टॉपिक। सो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन, is due to nuclear spin। आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हो, एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये है न्यूक्लियस। अभी तक न्यूक्लियस की कोई बात नहीं होती। अभी तक हमने पढ़ा था जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन होता है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमते हैं, स्पिन करते हैं, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एल जे सब लगभग बराबर थे। जे स्क्वायर को हम लिखते थे एच कट स्क्वायर जे जे प्लस वन, ठीक है। एल स्क्वायर को लिखते थे एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। एस को क्या लिखते थे, एस स्क्वायर को एच कट स्क्वायर एस एस प्लस वन। ये तरीके थे हमारे लिखने के। इनके जेड कंपोनेंट भी होते हैं, जे का जेड कंपोनेंट, एल का जेड कंपोनेंट, एस का जेड कंपोनेंट। एस के जेड कंपोनेंट को लिखते थे एम एस एच कट, एल जेड को लिखते थे एम एल एच कट, जे जेड को लिखते थे एम जे एच कट। ये तरीके थे, ठीक है। ये मेरे क्या थे, एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली इस बार क्या हो गया है, न्यूक्लियस के पास भी स्पिन है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी घूम रहा है, इसके पास भी स्पिन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक दिस जे एल एस। जैसे कि तुम्हारे पास जे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, एल वेक्टर है, एस वेक्टर है। सिमिलरली ये जो स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको लिखने का तरीका भी सेम है, आई स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको, एच का स्क्वायर आई आई प्लस वन, ठीक है। इसका अगर जेड कंपोनेंट लिखना है तुम्हें, जेड कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, एम आई एच कट, एम आई एच कट, वेयर एम आई इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। यहां क्या होता था, मेरे पास अगर जे की वैल्यू मान लो 1 है, जे की वैल्यू अगर 1 है, तो मेरे पास एम जे की कितनी वैल्यूज होती थी, एम जे की कितनी वैल्यूज होती थी, 2j प्लस वन। कितनी वैल्यूज होती थी, 2j प्लस वन, दैट इज कितनी वैल्यूज आएंगी, 3। कैसे निकालते थे, माइनस जे से प्लस जे तक जाते थे, माइनस जे से प्लस जे जाते थे। यानी कि अगर 1 है तो -1 से +1 जाना है, इसके बीच में क्या आएगा, 0। तो एम जे की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। सिमिलरली एम आई की भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, कितनी होंगी, 2i प्लस वन। कितनी होंगी, 2i प्लस वन, 2i प्लस वन।
मान लेते हैं मैंने आपको आई की वैल्यू दी थी 2, आई की वैल्यू दी थी 2, तो एम आई की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, माइनस आई से लेके प्लस आई, माइनस आई से लेके प्लस आई, तो -2 से लेके +2 तक जाना है, बीच में क्या आएगा -1 0 +1, कितनी वैल्यू आ गई 5, कितनी वैल्यू आएगी 5, दैट इज 2i + 1 वैल्यूज। अगर आई को मैं 2 रखता हूं यहाँ पे, 2 + 4 + 1 5, तो कितनी वैल्यूज आएंगी 5। तो ये बिल्कुल सेम है हमारे जे की तरह, एल की तरह, एस की तरह, जैसे हमने जे को लिखा, एल को लिखा, एस को लिखा, इनके जेड कंपोनेंट को लिखा, सिमिलरली आई को लिखा, आई के जेड कंपोनेंट को लिखा। एम आई की वैल्यूज माइनस आई से प्लस आई होती है, कितनी होती है 2i + 1 वैल्यूज होती है। इस स्पिन के कारण हमें ये दिख रहा है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर अगर तुमसे कोई पूछ लेता है, इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एक स्पिन होती है, उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, एंड दैट चेंज इज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। और इनकी स्पेक्ट्रम लाइंस के बीच में गैप कितना है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जैसे हमने एल और एस का वेक्टर मॉडल बनाया था, हमने बोला था वेक्टर है एल, एक वेक्टर है एस, अगर तुम इसे कंबाइन करोगे तो मेरे को मिलेगा जे, तुम इसे कंबाइन करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा जे। एल और एस के वेक्टर मॉडल से क्या बना था जे। अब क्या करना है, एल तो है ही, इसके पास एस भी है ही, एल और एस को जोड़ने पे जे भी होगा। अब एक और चीज क्या आ गई आई, अब जे आई के साथ जुड़ेगा और मुझे क्या देगा एफ, जे आई के साथ जुड़ेगा और मुझे क्या देगा एफ, जिसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन कांस्टेंट। अब उसको समझना है, ठीक है। हाइपरफाइन, देखो मेरे पास एल था, एस था, ठीक है, इस एस को इधर ट्रांसलेट कर लेते हैं, एल और एस कंबाइन होकर क्या बना रहे थे मेरे पास जी। ये था फाइन स्ट्रक्चर, ये था मेरे पास फाइन स्ट्रक्चर कि एल और एस जुड़ के मिल गए जे। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई है आई, न्यूक्लियर स्पिन। मान लेते हैं आई इस जे के साथ कंबाइन कर रहा है इधर, ये है आई, ठीक है। अब ये जे और आई मिलके क्या बना रहे हैं एफ, ये है तुम्हारा हाइपरफाइन एंगुलर मोमेंटम, हाइपरफाइन एंगुलर मोमेंटम, जो कि किसका सम है जे प्लस आई। जे को तुम क्या लिखते हो एस एल प्लस एस, ठीक है। तो इस बार आपका जे और आई मिलके क्या बनाएंगे एफ, जे और आई मिलके क्या बनाएंगे एफ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जे प्लस आई। जहां आपने क्या करते थे, अगर एल का कुछ वैल्यू दिया हुआ है मान लो 1, एस का वैल्यू दिया हुआ है हाफ, तो जे का वैल्यू कैसे निकालते थे, एल माइनस एस के मोड से लेके एल प्लस एस के मोड तक, ठीक है। इनके 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, ये दो पॉसिबल वैल्यूज थी जे की, एल और एस के लिए। अब मुझे किसका कंबाइन करना है, जे और आई का। मान लेते हैं मैंने आपको जे की वैल्यू दे दी 3/2, जे की वैल्यू दे दी 3/2 और आई की वैल्यू दे दी 1/2, आई की वैल्यू दे दी 1/2। अब इस जे और आई को कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा एफ। एफ की वैल्यूज कैसे निकालोगे, एफ की वैल्यूज कैसे निकालोगे, जे माइनस आई से लेके, जे माइनस आई के मोड से लेके जे प्लस आई के मोड, जे प्लस आई के मोड तक। तो 3/2 माइनस 1/2, 2/2 दैट इज 1, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 दैट इज 2। यानी कि एफ की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई 1 और 2। तो जैसा सेम एल और एस के लिए किया था ना जे निकालने के लिए, सिमिलरली आपको जे और आई के साथ करना है, जे और आई के साथ करना है क्या निकालने के लिए एफ निकालने के लिए। तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं है, फाइन स्ट्रक्चर आया था एल और एस की कपलिंग की वजह से, ठीक है। ये तो है पिक्चर के अंदर अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ एक और नई क्वांटिटी आ रही है न्यूक्लियर स्पिन, जिसकी वजह से हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो मुझे जे और आई को कंबाइन करना है, उसके कॉम्बिनेशन से मुझे मिल रहा है ये हाइपरफाइन एंगुलर मोमेंटम, और इसे बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे एल और एस से जे निकालते हैं। यहाँ क्या करना है, जे और आई के कॉम्बिनेशन से क्या निकालना है एफ। तो अगर मेरे को जे दिया हुआ है 3/2, आई दिया हुआ 1/2, तो एफ की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएगी, जे माइनस आई से लेके जे प्लस आई के मोड तक, और वैल्यू कैसे बढ़ानी है +1 से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आई की वैल्यू मैंने तुम्हें दी हुई 3/2, जे की वैल्यू भी दी हुई है 3/2, तो बताओ एफ की कितनी वैल्यूज आएंगी, एफ की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो क्या करना है, जे माइनस आई के मोड से लेके मुझे कहां तक जाना है, जे प्लस आई के, जे माइनस आई के मोड से मुझे जाना है जे प्लस आई के
मोल तक। तो J माइनस आई 3/2 माइनस 3/2 का मोल से मुझे जाना है 3/2 प्लस 3/2 के मोल तक। तो 3/2 माइनस 3/2 जीरो से जाना है मुझे 3/2 प्लस 3/2 3। तो 0 से 3 के बीच में क्या आएगा 0 1 2 3। मतलब मेरी f की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई 4। कितनी वैल्यूज आ गई 4 वैल्यूज। जब मैंने g और i को कंबाइन किया तो मेरे पास f की कुछ वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये तरीका है। L और S को कंबाइन करते हैं तो J आता है, J और I को कंबाइन करते हैं तो F आता है। ये F ही है जिसकी वजह से मुझे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिला। और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को मैंने कैसे दिखाया कि अगर मेरे पास फाइन स्ट्रक्चर में एक ही लाइन आ रही थी, फाइन स्ट्रक्चर में एक ही लाइन आ रही थी, तो मैंने जब हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में देखा तो वो कुछ 3 या 4 लाइंस आ रही थी और 2 लाइन के बीच का लगभग गैप कितना था 1 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि बहुत स्मॉल गैप है, जो कि बहुत स्मॉल गैप है। अब ये गैप स्मॉल क्यों होता है, ये गैप है स्मॉल क्यों होता है, इसका रीजन जानना है। स्मॉल है वाई, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको देखने को मिलेगा जब आप इसके जेड कंपोनेंट पे जाओगे, म्यू म्यू के आई कंपोनेंट पे जाओगे, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे जाना है। देखो, जब हमने ये एल एस लिखे थे तब इनके मैग्नेटिक मोमेंट देखे थे, मैग्नेटिक मोमेंट देखे थे। तो मैंने म्यू एल को कैसे लिखा था, म्यू एल को कैसे लिखा था, ये क्या है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम लिखते थे माइनस जी एल ई बाई 2m इंटू एल, जहां पे एल वेक्टर क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ई बाई 2m कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका था इलेक्ट्रॉन का था। जीएल क्या है उसका एक कांस्टेंट, जी हम लिखते थे म्यू एल। अगर इसका आपको जेड कंपोनेंट लिखना है म्यू एल का, तुम्हें जेड कंपोनेंट लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, एल का जेड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। इसको हम लिखते थे ई बाई 2m ई एल का जेड कंपोनेंट, जो कि होता है ml h। एल का जेड कंपोनेंट क्या होता है ml h। सिमिलरली मैंने म्यू का एस भी निकाला था, म्यू से एस भी निकाला था, वो क्या था, इसी को लिखते हैं म्यू एस। सेम माइनस साइन, जी एल की बजाय क्या था जी एस। ठीक है, ई बाई 2m, ये क्या बात हो रही है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है तो उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एस वेक्टर, यहाँ पे कौन से वेक्टर आ गया एस वेक्टर। अगर इसका जेड कंपोनेंट निकालना है, इसका जेड कंपोनेंट, एस का जेड लिखना पड़ेगा, एस का जेड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा जो कि होता है एमएस एच का, एमएस। वैसे ही हमने जे का लिखा था म्यू जे, म्यू जे कैसे लिखा था माइनस जी एस की जगह जी जे, जिसको हम लैंडे जी फैक्टर बोलते थे। इसका वैल्यू तो 1 होता है, जी एस का वैल्यू 2 होता है, जी जे का निकालने के लिए एक लंबा सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद यहां आता था जे, इसका जेड कंपोनेंट निकाला तो जे का जेड कंपोनेंट जो कि होता है एम जी एच कट। ये हम 3 अभी तक कर चुके हैं। अभी हमारे पास एक नई चीज आई है दैट इज स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इसका भी हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालूंगा हमें, उसको लिखते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब मेरे को किसका निकालना है न्यूक्लियस का, किसका निकालना है न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना। जब मुझे इलेक्ट्रॉन का निकालना था तो मैं किसका मास यूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन का, अब मुझे किसका निकालना है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का निकालना तो मुझे किसका मास यूज करना पड़ेगा प्रोटॉन का। चाहे मैं न्यूट्रॉन का यूज करूं चाहे प्रोटॉन का यूज करूं, क्योंकि लगभग दोनों क्या वैल्यूज होती है बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं चाहे मास ऑफ प्रोटॉन यूज करूं या मास ऑफ न्यूट्रॉन यूज करूं एक ही बात है। तो मुझे जब न्यूक्लियस के लिए निकालना है तो मुझे मास क्या करना पड़ेगा न्यूट्रॉन का निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं सबसे पहले म्यू आई, एनालॉजी से लिखते हैं जैसा एस के लिए लिखा है, यहाँ क्या माइनस साइन, माइनस साइन जी एस, यहाँ जी आई आ जाएगा जो भी इसका कांस्टेंट फैक्टर होगा 1 हो 2 हो या फिर कोई लंबा सा इसका फॉर्मूला हो, अभी तक पता नहीं जी आई के बारे में। फिर ई अपॉन 2 एम, ई की जगह क्या आ जाएगा एम पी, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, और साथ में एस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आई निकालना। ठीक है,
तो अब अगर इसका मुझे जेड कॉम्पोनेंट निकालना है तो क्या होगा, आई का जेड कॉम्पोनेंट, आई का जेड, जो कि होता है एम आई एच। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये जो 1 सेंटीमीटर का जो गैप आ रहा है, जो कि बहुत स्मॉल गैप है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लगभग, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लगभग 1836 टाइम होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 1 केजी है तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1836 टाइम्स ऑफ 1 केजी, यानी कि 1836 गुना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मास के, मास प्रोटॉन का। ठीक है, तो मुझे यहाँ प्रोटॉन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह रखता हूँ 1836 इलेक्ट्रॉन माइनस जी आई ई बाई 2, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह 1836, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम देख रहे हो एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है, ये 1836, दैट इज ये जो म्यू आई है इसमें एक अलग सा फैक्टर आ गया है 1836। इस फैक्टर की वजह से ही, इस फैक्टर की वजह से ये जो म्यू होता है ये कम हो जाता है, यानी कि जो म्यू आई का है वो म्यू जो हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था उससे कम हो जाता है, जिसको बोहर मैग्नेटोन भी बोलते हैं, जिसको बोहर मैग्नेटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन। इससे इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये 1/1836 से डिवाइड हो रहा है, उसकी वजह से ये जो स्प्लिटिंग है ये इतनी स्मॉल आती है, लगभग 1 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो ये इसका कारण है कि ये जो न्यूक्लियस का आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो, न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से 1836 गुना छोटा है, 1836 गुना छोटा है। इसकी वजह से ये जो स्प्लिटिंग है वो 1 सेंटीमीटर इनवर्स की आती है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन है। अब बात करते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। अच्छा हाँ, इसका टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, अभी तक तुमने टर्म सिंबल क्या लिखा है, टर्म सिंबल को कैसे लिखते हैं, 2s + 1 l g, ये तरीका होता था टर्म सिंबल लिखने का। अब मेरे पास एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है f, जो कि है j + i से, j + i से। तो इस f का क्या करना है, यहाँ रखना है, इसे रखना है इसके बिल्कुल पैरों में। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास मैंने सिस्टम ले दिया 3p, एक दे दिया 3d, एक 3p दे दिया, एक 3d दे दिया, और i का वैल्यू दे दिया 3/2। ठीक है, तो क्या इस 3p 3d से मुझे l का वैल्यू पता लग जाएगा, यहाँ l का वैल्यू कितना है 1, d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, s का वैल्यू कितना है हाफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s का वैल्यू कितना है हाफ। तो क्या इससे j का वैल्यू निकाल सकते हैं, j का वैल्यू क्या आएगा 1 - 1/2, 1 + 1/2, 1/2 और 3/2। यहाँ से j का वैल्यू कितना आएगा 2 - 1/2, दैट इज 3/2, 2 + 1/2 5/2। तो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मान लो मुझे एक सिंबल लिखना है, एक सिंबल लिखना है, उस सिंबल को लाइक इसका देखते हैं। ठीक है, ये सिंबल लिखते हैं 3/2, j की वैल्यू 3/2 है, l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, s का वैल्यू हाफ है, और i का वैल्यू कितना है 3/2। अब अगर i का वैल्यू 3/2 है, j का वैल्यू 3/2 है, तो f का वैल्यू कितना आएगा 3/2 - 3/2 0, 3/2 + 3/2 3, तो 0 से लेके 3 कितना आएगा बीच में 1। तो तुम्हारे पास f की वैल्यू आ गई, j की आ गई, l की, s की। तो मुझे सिंबल लिखना है, तो 2s + 1, s का वैल्यू कितना है हाफ, तो 2 × हाफ 1, 1 + 1 2, l, l कितना है 2, दैट इज l 0 होता है s के लिए, l 1 होता है p के लिए, l 2 होता है d के लिए, ये हो जाएगा d। j का वैल्यू कितना है 3/2, f का वैल्यू कितना है 0 भी है, एक बार 1 भी है, ऐसे करके मैं इसको लिख दूंगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 0 1 2, ये सिंबल हो गया टोटल। ये आपका क्या होता है टर्म सिंबल, टर्म सिंबल जिसमें इस बार हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी इंक्लूडेड है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तरीका है टर्म सिंबल लिखने का। अच्छा, इसके सिलेक्शन रूल क्या होंगे, जैसे हमने डेल्टा जे के लिए लिखा था, डेल्टा एल के लिए लिखा था, डेल्टा एस के लिए लिखा था, वैसे डेल्टा एफ के लिए भी सिलेक्शन रूल होते हैं, सिलेक्शन रूल।
डेल्टा एफ के लिए क्या सिलेक्शन रूल होता है? 0 + -1, 0 + -1, लेकिन इसमें भी एक कैच है, 0 से 0 वाला अलाउड नहीं है। एफ अगर 0 से 0 अलाउड नहीं है, इफ डेल्टा एल 0, इफ डेल्टा एफ 0, तो इसमें फिर से वही केस आ गया कि 0 + -1 होता है, बट अगर डेल्टा एफ 0 हुआ तो एफ 0 से 0 वाला अलाउड नहीं होगा ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये इसमें एक सेम जैसे एमजे में करते थे कि आपका डेल्टा जे 0 + -1 हो सकता है, लेकिन एमजे 0 से 0 वाला अलाउड नहीं होगा अगर डेल्टा जे कितना होगा, 0। तो सेम इसमें बन रहा है आपका कि ये वाला जो सिलेक्शन रूल है यही से कॉपी हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। अगर पहले के लेक्चर अगर देख रखे हैं, जे के बारे में पता है, एल के बारे में पता है, एस के बारे में पता है लगाए, तो एफ के बारे में पता लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है। इट इज ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन, और न्यूक्लियर स्पिन बनता है आई से, जब ये जे के साथ जुड़ता है तो हमें बनाता है एफ। ठीक है, ये तरीका है। अब जैसे हम लेवल्स बनाते थे, सबसे नीचे किसको रखते थे? लोएस्ट जे को, लोएस्ट जे को। ये रूल तुम्हें ध्यान हो, तो हमने क्या किए थे जब एनर्जी लेवल्स बनाए थे, तो एल में क्या होता था? एल के लिए लार्जेस्ट एल, लार्जेस्ट एल होता था डाउन साइड पे। जब वो हमने स्प्लिटिंग बनाई थी तो लार्जेस्ट एल कहाँ बनाया था? डाउन साइड पे। एस में लार्जेस्ट एस कहाँ बनाया था? डाउन साइड पे। सबसे नीचे कौन बनेगा? लार्जेस्ट एस। जे के लिए देखते थे जब, तो जे में क्या होता था? लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट। यानी कि अगर तुम्हारे पास जे की मान लो वैल्यूज है 0 1 2, तो सबसे पहले नीचे 0 वाला लेवल आएगा, फिर 1 वाला, और फिर 2 वाला। ठीक है, अब मेरे पास एक और चीज आ गई है एफ। एफ के लिए क्या करूं? एफ के लिए भी सेम कहानी है, लोएस्ट एफ लाइज लोएस्ट। ये तरीका है स्प्लिटिंग का, बट इसमें ज्यादा तुम्हारे मैथ्स आएगी नहीं, मतलब इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड ओनली फॉर क्वालिटेटिव डिस्कशन, क्वालिटेटिव डिस्कशन। इसका मतलब इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, बट इस पे कोई न्यूमेरिकल या फिर इस पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ऐसे मैथ्स इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो बस ये जानना चाहिए तुम्हें कि ये सिलेक्शन रूल है, ये टर्म सिंबल है, ये जो स्प्लिटिंग के लेवल्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि सबसे एफ जो छोटा होगा वही नीचे लाई करेगा। जे के साथ भी यही होता है, एल और एस के साथ उल्टा होता है कि लार्जेस्ट एल नीचे आता है, लार्जेस्ट एस नीचे आता है। ठीक है, इसमें इतना ही है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का रीजन न्यूक्लियर स्पिन है, ये कैसे कंबाइन करता है जे के साथ, एफ बनाता है, एफ की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, टर्म सिंबल, सिलेक्शन रूल और ये सब। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है इसी यूनिट का 1 का, वो करते हैं और उसके बाद यूनिट 1 आपकी कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यानी कि जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन आती है, जो आपको ऐसी दिखती है बोर्ड पे जो मैंने बनाई है वेव नंबर स्केल पे, वो एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में उसकी कुछ चौड़ाई होती है, उसकी कुछ चौड़ाई होती है, मतलब दो लाइंस होंगी और उनके बीच में तुम्हें एक डिस्टेंस दिखेगा। ब्रेड्थ का मींस क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है, ब्रेड्थ का मींस क्या होगा? मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन की कुछ तुम्हें ब्रेड्थ दिखाई देगी, चौड़ाई दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, तुम्हें याद होगा हमने एनर्जी लेवल्स ऐसे लाइन से बनाए थे, एनर्जी लेवल ऐसे लाइन से बनाए थे। अभी तक तुमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा है, अल्काली स्पेक्ट्रा पढ़ा है, बहुत सारे स्पेक्ट्रा पढ़े हैं, उन सब में मैंने एनर्जी लेवल्स ऐसे बनाए थे। ठीक है, हम कहते थे कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? शार्प। ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? शार्प। तो शार्प होगा, ये भी शार्प होगा एनर्जी लेवल। तो क्या होगा? इस लेवल से इस लेवल में यानी कि इतनी एनर्जी चेंज होगी तो मुझे ऐसा सा कुछ मिलता था। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये लेवल्स शार्प नहीं होते, ये लेवल शार्प नहीं होते, ये कुछ ऐसे होते हैं।
ये एक लेवल ऐसे कुछ उसकी विड्थ होगी, उसकी कुछ विड्थ होगी, ठीक है। ये लेवल है, ये भी शार्प नहीं होगा, ठीक है, ये भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसकी भी कुछ विड्थ होगी। अभी इसका रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ये लेवल है, इसकी भी कुछ विड्थ होगी, ट्रांजिशन होगा तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से इस लेवल पे भी जा सकता है, इस लेवल पे भी जा सकता है, इस लेवल पे भी जा सकता है। तो यहाँ जहाँ एक ही लाइन दिख रही थी, अब यहाँ पे कितनी लाइन दिखने लग गई, 6। ये है हमारा ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हें ऐसे एक नहीं दिखेगी, उसके बीच में कुछ गैप मिलेगा और एक साथ कई मिलेंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं E1, E2, E3, दे आर नॉट शार्प। एनर्जी लेवल्स आर नॉट शार्प, आर नॉट शार्प, they are diffused, they are diffused, diffused means ऐसे उनके बीच में गैप होता है, विड्थ होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेन करना है अगर तुम्हें इसे फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इसका तरीका है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ ऐसा कहता है, डेल्टा टी लगभग बराबर होता है एच कट में, लगभग बराबर होता है एच कट पे। ये है तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मेरे अब मैं बात करता हूँ एनर्जी लेवल्स पे, मैं सिर्फ 2 एनर्जी लेवल कंसीडर करता हूँ, 3 नहीं करता हूँ, ठीक है। 2 एनर्जी लेवल कंसीडर करता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट, ये है मेरा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड, मैं मानता हूँ मेरे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एक ट्रांजिशन हो रहा है। मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में था, मैंने उसे एनर्जी दी, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उसे मैं वेव नंबर स्केल पे बनाऊंगा, तो मेरे पास ऐसी कुछ लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। बट एक ऐसी लाइन ना मिलके उसकी कुछ चौड़ाई मिलती है, उसकी कुछ चौड़ाई मिलती है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। अब इसका रीजन क्या है? देखो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने भी टाइम रह सकता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेबल है। इधर इधर क्या है? बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल क्या है? स्टेबल, यानी कि वो डेल्टा टी यानी कि इसमें कितनी देर रह सकता है। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? टाइम। डेल्टा टी क्या? चेंज इन टाइम। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी। डेल्टा टी इसके लिए होता है इन्फिनिटी, मतलब एक बार अगर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो वो बहुत लंबे टाइम तक इन्फिनिटी पे पड़ा रहेगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम तक ग्राउंड स्टेट में ही पड़ा रहेगा। बट तुम्हें पता है एक बार जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से उठ के एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहता है? 10⁻⁸ उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, कितनी देर रुका एक्साइटेड स्टेट में? 10⁻⁸ उसके बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो अब मेरे पास डेल्टा टी इसका भी है, इसका भी है, मैं डेल्टा ई निकालता हूँ, डेल्टा ई इस लेवल के लिए, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁸, ये लगभग है एच कट। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई? एच कट अपॉन 10⁻⁸, ये मेरे पास कुछ डेल्टा ई आ गया इस लेवल के लिए, ठीक है। डेल्टा ई कितना आ गया? एच कट का वैल्यू लगभग होता है तुम्हारा 10⁻34 जूल सेकंड, और ये 10⁻⁻8, तो ये लगभग ऊपर जाएगा 10⁻⁻26 जूल, ये आ गया 10⁻⁻26, ठीक है। डेल्टा ई मतलब ये ऐसा कुछ होगा, एक लेवल नहीं दिखेगा मुझे, ये कुछ 2 लेवल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, डेल्टा टी इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी रखो, बराबर में क्या है? एच कट, यहाँ डेल्टा टी रखो, डेल्टा टी को डिवाइड में लेके जाओ, डेल्टा टी को डिवाइड, अब डेल्टा टी को इन्फिनिटी रखो, 1/∞, 0, डेल्टा टी कितना है? 0, मतलब ये लेवल तो शार्प है, ये लेवल तो शार्प है ग्राउंड स्टेट, बट ये कैसा है? डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज है इसका मतलब ये एक लेवल नहीं है, लगभग ऐसे कुछ छोटे छोटे लेवल्स होंगे, ठीक है, उनकी कुछ विड्थ होगी, उनकी कुछ विड्थ होगी। अब ट्रांजिशन होगा, अब ट्रांजिशन होगा तो तुम्हें एक से ज्यादा लाइन मिलेगी और उनके बीच में क्या होगा? कुछ डिफरेंस होगा, कुछ गैप होगा।
उसी गैप को क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखोगे, एक्सप्लेनेशन तो ये दी इसकी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये रहा डेल्टा ई इसके लिए इतना है, इसके लिए 0 है, तो ये शार्प लेवल है, ये डिफ्यूज लेवल है, इसको इंटेंसिटी के से रिलेट करते हैं, इससे रिलेट करते हैं इंटेंसिटी से, वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन काफी पूछ लेता है। ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लेवल, इसका एक ग्राफ है, ये है वेव नंबर स्केल, ये है उस पे इंटेंसिटी, कितनी जो लाइन हमें दिख रही है कितनी शार्प है, इंटेंसिटी मतलब जैसे लेजर होता है तो कितनी ज्यादा उसकी बीम शार्प होती है, लेकिन अगर हम जैसे फोन की टॉर्च है वो भी शार्प होती है, ये है इंटेंसिटी। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इंटेंसिटी का वेव नंबर स्केल पे, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट, इसकी हाफ दैट इज आई नोट बाय 2, इसकी हाफ आई नोट बाय 2, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ऑफ स्पेक्ट्रल। इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज defined as the separation, ये सेपरेशन की बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन की बात हो जा रही है, सेपरेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये किस स्केल पे है, वेव नंबर स्केल पे, किस स्केल पे, वेव नंबर स्केल। तो वेव नंबर स्केल किस में होता है, या तो सेंटीमीटर इनवर्स में होता है या मीटर इनवर्स में होता है। तो इन सेंटीमीटर इनवर्स बिटवीन points AB whose intensities are half, ये है I0, ये है I0 by 2, यानी कि half that of maximum, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये ग्राफ बनाया है, इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट, इससे आधे पे आ रहा है, आई नोट बाई 2, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी सेपरेशन होगा सेंटीमीटर इनवर्स में, वो हमारा होता है ब्रेड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये डेफिनेशन है तुम्हारी 1 मार्क्स में आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, और अगर 3 मार्क्स में आएगा, सेक्शन डी में आएगा, तो उसमें वो कारण पूछेगा कि एक्सप्लेन द रीजन, तो रीजन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये तुम्हारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच।